नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पूरे जोश के साथ अपनी जुडिशियल सर्विसेज एपीओ की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं और अमित सर उपस्थित हैं आज आप सभी के समक्ष एक नई जानकारी लेकर और एक नई वैकेंसी लेकर। जी हाँ, ये वैकेंसी है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी कि छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल 57 वैकेंसीज इस बार छत्तीसगढ़ ने दी हैं। दोस्तों, आप जैसा कि समझ गए होंगे, इसकी फॉर्म भरने का आवेदन भी 26 दिसंबर यानी आज है 25 दिसंबर और कल से इसका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आरंभ हो जाएगी और आप 24 जनवरी तक रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिसे छत्तीसगढ़ में व्यवहार न्यायाधीश भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट और अब सिविल जज जूनियर डिवीजन कहते थे, उसके छत्तीसगढ़ में कुल 57 पद आ चुके हैं। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो केवल आपको सिर्फ इस वैकेंसी के बारे में बताना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, जबकि इसके पीछे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए। और अगर अभी हमने इसी वर्ष 2024 में हमने लॉ कंप्लीट किया है तो, और हमारा टारगेट कोई एक स्टेट है या दो स्टेट्स हैं और छत्तीसगढ़ भले ही हमारी उस लिस्ट में ना हो, तो क्या हमें वो एग्जाम देना चाहिए, या वो तमाम बच्चे जो हिंदी पृष्ठभूमि के हैं या जिन्हें हम हिंदी हार्टलैंड के राज्य कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, क्या वे भी इस परीक्षा को दे सकते हैं या नहीं, उन्हें देना चाहिए या नहीं, आज इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे फैकल्टी, हमारे मेंटर अमित सर का, जिन्होंने अपने बेशकीमती स्केड्यूल में से, बहुत बिजी स्केड्यूल में से बेशकीमती समय आज हमारे लिए निकाला है। सर की लगातार क्लासेस चलती हैं, इसके अलावा आप जानते हैं हमारे यहाँ समय समय पर रेगुलर टेस्ट सीरीज, सारे मॉक इंटरव्यूज, तमाम चीजें चलती रहती हैं। और इसी बीच सर से मैंने रिक्वेस्ट की और आज सर हमारे बीच आए। तो मित्रों, आपका बिना वक्त न जाया करते हुए मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता हूं। देखिए, वैकेंसी जैसा मैंने आपको बताया, 26 दिसंबर से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 24 जनवरी तक। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी से पहले पहले भर दें तो सबसे अच्छी बात है। अब बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं, फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप भर सकते हैं और इसके अलावा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो कुल पद हैं, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है टोटल 57 वैकेंसीज है, जिसमें कि जो अनारक्षित हैं वो 24 पद हैं, यानी अनरिजर्व 24 वैकेंसीज हैं। और बीते 3 वर्षों में, 2 साल में मैं कहूंगा 2023 से 25 में या 1.5 वर्ष में सर, कि ये छत्तीसगढ़ की तीसरी वैकेंसी आई है। और रिकॉर्ड समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ छत्तीसगढ़ ने अपनी हर परीक्षा को संपन्न कराया और अभी थोड़े ही दिन पहले 2023 का भी परिणाम आया है। अब जानते हैं कि इसके क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इसमें। देखिए, अब देखिए, इसमें भी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि और संभावना है कि ये पद और बढ़ सकते हैं। हाँ। ये घटेंगे नहीं मित्रों, ये निश्चित रूप से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल इस परीक्षा को मेरे अनुसार आप जरूर इसका फॉर्म भरें। और आगे की बात करते हैं कि क्या उन कौन विषयों पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप जान सकते हैं, व्यवहार न्यायाधीश, राजपत्रित पद, वेतनमान 77,840 से लेकर के 136,520, और ये ग्रेड पे है भी। इसमें बाकी आपकी डियरनेस अलाउंस, आपकी तमाम चीजें, ये सब अभी इसमें शामिल नहीं है, केवल ग्रेड पे दिया हुआ है। आगे की बात करें तो देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए। आपने कहीं से भी लॉ पास किया हो, किसी भी विश्वविद्यालय से, बस आपकी बीए एलएलबी या 3 ईयर लॉ कंप्लीट होना चाहिए। और उसके साथ ही अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिवक्ता के रूप में आप यहां
पर नामांकित होने चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना बीएलएलबी या 3 ईयर लॉ तो पास कर लेते हैं पर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और हमारे जितने भी अभी एस्पिरेंट्स हैं या हमारे नए जो बच्चे हैं जो भी लॉ पास कर रहे हैं या 2025 में करने वाले हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल और केवल आपको अधिवक्ता के रूप में नामांकित होना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ये बिल या आपकी जो स्टेट की बार काउंसिल है, ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको एआईबी क्लियर करना है। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो शायद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो भी इसमें अब आपके फॉर्म भरते वक्त मांगा जाए। तो सर जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर छत्तीसगढ़ में ये इंफॉर्मेशन है, उसके साथ ही सर झारखंड में भी सर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन है वहां पे, रजिस्ट्रेशन जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बाध्यता नहीं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, लेकिन हाँ अभी रूल्स में कुछ चेंजेस वगैरह होना है तो प्रैक्टिस शायद कंपलसरी कर दी जाए भविष्य में। तो अगर कर दी जाएगी तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा फिर। अभी फिलहाल अभी नहीं है। फिलहाल और जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं केवल आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं दिया कि आप एआईबी आपने पारित किया हो, बस केवल रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके रूप में देखिए लिखा है कि जो परीक्षा आपकी अवधि होगी यानी जब आपका प्रोबेशनर पीरियड होगा तो एक सामान्य प्रक्रिया रहती है 3 साल तक आप एज ए प्रोबेशनर काम करते हैं किसी भी नौकरी में किसी भी सेवा में। 3 साल के बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड है इसको परमानेंसी में तब्दील कर दिया जाता है, आप परमानेंट हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इसकी निर्धारित आयु सीमा की। जैसा कि आप देख सकते हैं आयु सीमा लिखी हुई है कि 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा सर्वाधिक 35 वर्ष से अधिक का ना हुआ हो। यानी 21 से लेकर के 35 वर्ष के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ना ही कोई आपका परसेंटेज का बार है ना ही आपकी कोई डिवीजन का बार है। भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद हुआ, अभी भी चल रहा है, मुख्य परीक्षा शायद मामले न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। पर मध्य छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। आप बस आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए सर्वाधिक और 21 से 35 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बिना वक्त गवाए आते हैं इसके सिलेबस पर, क्योंकि सिलेबस में एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और वो है कि इस बार जो अब तक हम आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, उसकी जगह 3 नए लॉज जो कि 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वित किए गए थे, जो अस्तित्व में आए थे, वो सारे लॉज जो हैं उनको छत्तीसगढ़ ने अपने सिलेबस में इस बार शामिल कर लिया है। तो वो कौन कौन से लॉज हैं ये देखिए। एग्जामिनेशन स्कीम, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप ये एग्जामिनेशन स्कीम देख रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, आपको पता होगा 3 स्टेजेस में आपकी परीक्षा होगी। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और सबसे अंत में जो आपकी अंतिम चरण की परीक्षा होती है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं वो कराया जाएगा। अब जब हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं तो देखिए लिखा है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। यह है 100 नंबरों का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी आपको एक ऑप्शन, एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको देखने को इसमें मिलेंगे। आगे बढ़ें तो आपको देखिए लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाएगा। तो जो हमारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, दोनों जैसा कि सामान्य रूप से रहता है आपको इसमें दिया जाएगा। और यहां पर एक चीज पर हम अभी बाद में चर्चा करेंगे सर के साथ। देखिए यहां पर वाइवा वोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं लिखा है, वाइवा वोस लिखा है, और ना ही इंटरव्यू लिखा है, और वाइवा वोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जो इसके लिए मार्क्स लिए गए हैं वो मैक्सिमम कितने हैं, 15 मार्क्स। ये सिर्फ 15 मार्क्स का आपका वाइवा वोस। तो इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और वाइवा में क्या फर्क होता है अभी सर से हम जानेंगे निश्चित रूप से आगे। पहले इस सिलेबस के उसको देख लेते हैं। आप देखिए ये सेंटर है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, विकल्प भर सकते हैं जब भी आप फॉर्म भरेंगे। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, और मुख्य परीक्षा केवल 2 स्थानों पर होगी, बिलासपुर और रायपुर में। तो अब जरा
इन सारी चीजों को देखते हुए अब ये देखिए, जो मैं आपसे सिलेबस की बात कर रहा था, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब आप फिर तैयारी करें तो ये ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी टेबल पर ये सिलेबस होना चाहिए। आप चाहे छत्तीसगढ़ दे रहे हो, चाहे यूपी दे रहे हो, ये आपका गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, आप जिस पर विश्वास करते हो, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सिलेबस की बात करें तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि आईपीसी के स्थान पर आप यहां पर बीएनएस को देख रहे हैं, सीआरपीसी के स्थान पर आप बीएनएसएस को देख रहे हैं, और एविडेंस एक्ट के स्थान पर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देख रहे हैं। और इसी के साथ जो बाकी सिलेबस है, लगभग आप हर परीक्षा के लिए इनकी तैयारी करते हैं, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो। यहां पर बस जो लोकल लॉज हमें देखने हैं वो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। ये तीन हमको छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज में, एक बार फिर रिपीट करूंगा, रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी जितना आप सिलेबस देखेंगे, आप कोर्ट फीस एक्ट, आप शायद डीजीएस के सिलेबस की भी तैयारी करेंगे तो डीजीएस में भी आता है, एसआरए लगभग हर जगह, हिमाचल प्रदेश में भी आता है। चाहे आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करेंगे तो ये भी कई राज्यों में पूछा जाता है। तो लगभग लगभग सिलेबस जो है, ये मेरा जो एनालिसिस है, मैं तो बहुत सर से बहुत कम अनुभवी हूं, पर जो मैं बात, जो मेरी जो जहां तक समझ कहती है, बाकी राज्यों की तुलना में बेहद सरल सिलेबस है जी, बेहद सरल सिलेबस है एज कंपैरिजन टू यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। और उसके बाद जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो देखिए सारा का सारा फोकस जजमेंट राइटिंग पर है, क्योंकि देखिए लिखा है जजमेंट राइटिंग इन सिविल केसेस 40 नंबरों का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन क्रिमिनल केसेस जजमेंट राइटिंग 40 का, उसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, यानी लगभग 100 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा भी है, जो केवल 2 स्थानों पर होनी है, जो हमने आपको अभी बताया था। और प्रीलिम्स आपका 2 घंटे का होगा 100 नंबर का, मेंस आपका 3 घंटे होगा का 100 मार्क्स का। जबकि आप यूपी की अगर बात करेंगे तो यूपी में आपको जनरल स्टडीज का भी पेपर देना पड़ता है, ऐसे भी लिखना पड़ता है। पर छत्तीसगढ़ में ना तो आपका जीएस का कोई पेपर है, और लॉ में सिर्फ आप देखिए सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में आपको जजमेंट राइटिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद वाइवा वॉस आपका जो होना है टोटल 15 नंबर का। तो ये सारी सिलेबस से और इसकी तमाम जानकारियां जो हमको मिली। अब जो जिस विषय पर जो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, ये हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि इस बार ये 3 नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं, कई राज्यों ने किया था, पर हिंदी हार्ट हैंडलैंड में हम देखेंगे कि बीएनएस, बीएनएसएस। सर, ये कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब तक हमारी आदत आईपीसी से आरपीसी की थी, लगभग कंसेप्ट वही है, सेक्शंस का रीअरेंजमेंट है। और सर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के लिए? और सर आज है 24 दिसंबर, संभावित है परीक्षा शायद 2 महीने या 3 महीने के अंतराल पे हो। तो क्या सर ऐसा छात्र जो ये वीडियो देख रहा है, अभी लॉ पिछले साल पास किया, सर वो क्या एग्जाम दे सकता है, और क्या किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें? कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो ना तो प्री का सिलेबस बहुत लेंथी है और ना मेंस का। मेंस तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। तो अप्रोच जो हमारी होना चाहिए वो प्रीलिम्स की अप्रोच लगभग लगभग हर स्टेट की, कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, बाकी फैक्चुअल अप्रोच ही रहता है कि सेक्शन नंबर्स हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा में अगर हम बात करें कि केसेस वगैरह उससे संबंधित अगर कोई केसेस हैं तो केस में क्या स्टेटमेंट दिया, जनरली वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन रहते हैं कि जिनमें स्टेटमेंट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, बाकी कौन सा केस किस सेक्शन से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रही बात ये नए जो कानून आए हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो प्रोविजंस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। हम बीएनएसएस की अगर हम बात करें तो बीएनएसएस में चेंज हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जो पुरानी चीजें हुआ करती थी वही चीजें हैं, बस कुछ प्रोविजंस जो है, कुछ प्रोविजंस में वो थोड़े थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं। बाकी सेक्शन नंबर्स जो हैं, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर्स याद कर पाना। तो सेक्शन नंबर्स जो है वो आपको याद अगर करना है तो मेरे ख्याल से अब जो भी नए बेयर एक्ट वगैरह आ रहे हैं तो उसमें शुरुआत में एक टेबल दे दी गई है जिसमें आईपीसी और बीएनएस को कंपेयर किया गया है, बीएसए और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को कंपेयर करके बताया गया है। उसके अलावा में हम बात करते हैं कि सीआरपीसी, तो बीएनएसएस और सीआरपीसी के सेक्शंस को कंपेयर किया गया। तो हमने जैसा बताया कि कॉन्सेप्ट सेम है और
हम बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सेक्शन नंबर्स जो है सीआरपीसी के भी याद होंगे, ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस, आईपीसी के भी और इंडियन एविडेंस एक्ट के भी सेक्शंस याद होंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो टेबल दी गई है जिसमें कंपेयर करके सेक्शंस बताए गए, उस टेबल को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरी चीज, जो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेंगे, जहां से मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाएंगे, कि सीआरपीसी में जो प्रोविजन नहीं हुआ करता, पर अगर बीएनएसएस में वो प्रोविजन अभी नया नया आया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनको मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा में जब हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं, तो इंडियन पिनल कोड में कुछ ऑफेंसेस थे, लेकिन उनके अलावा में नए नए ऑफेंसेस बीएनएस में जोड़े गए। तो जो नए नए ऑफेंसेस बीएनएस में जोड़े गए, उनका सेक्शन नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अगर बात करें कि जो प्रोविजन है उसके कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी में भी जो चेंजेस हुए हैं, क्या बोलते हैं कि जो बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं उसमें बहुत जो मेजर चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो बहुत जगह पे टाइम लिमिट जो है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, उस टाइम को फिक्स कर दिया गया है। 0 एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, हालांकि एक्सप्रेसली अभी भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन सा शब्द है जिससे 0 एफआईआर पता चलता है, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। बीएसए की अगर हम बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित बहुत सारे चेंजेस वगैरह जो है, चेंजेस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। पुराने जो प्रोविजन हुआ करते थे उसमें भी, जैसे एकम्प्लिस का जो प्रोविजन हुआ करता था, तो वहां पर करोबोरेशन की नीड नहीं थी, सेक्शन में लिखा हुआ था कि करोबोरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे तो करोबोरेशन रिक्वायर्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, सेक्शन 133 में जो हुआ करता था 138 में है, लेकिन एक बड़ा चेंज होने की वजह से वो क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमें अपने फैक्चुअल नॉलेज को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यूपी भी हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार में, पहली बार ऐसा हुआ कि पैटर्न जो था, पैटर्न पेपर का चेंज हुआ है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को जो बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं और जो नए बच्चे हैं, उन सबको ये सजेस्ट करेंगे कि लगभग लगभग भी हर कमीशन को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पुराने पैटर्न से हट करके रिपीटेड क्वेश्चंस को कम से कम करें। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आप पुरानी चीजें जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको तो पढ़िए पढ़िए, लेकिन नए तरीके के पेपर के लिए भी तैयार रहिए। पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है, चेंजेस मिल सकते हैं। उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अभी तक जिस तरीके का पेपर बनाता था, इस बार में जो एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, एकदम बदला हुआ पैटर्न जो था, बदले हुए पैटर्न के साथ में पेपर पूछा। दूसरा हम बात करते हैं उत्तराखंड, पूरी तरीके से फैक्चुअल रहता था उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में भी पेपर का जो पैटर्न था, पैटर्न में बदलाव, काफी बड़ा बदलाव जो था वो देखा गया। तो फिलहाल आप अगर छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि केवल हमें जो फैक्चुअल अप्रोच है उसको ही रख करके चलना पड़ेगा। आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों पर, हम अगर बात करें, जोर देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट किन सेक्शंस का पढ़ना है, किन सेक्शंस में हमें फैक्चुअल नॉलेज को बढ़ाना है। तो देखिए, जो आप देखते हैं कि अदर स्टेट में मेंस एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं, जैसे हम अगर बात करें मर्डर की बात करें, थेफ्ट की बात करें, रॉबरी की बात करें, तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। 34 जो हुआ करता था, कॉमन इंटेंशन हुआ करता था, वो 3 सबसेक्शन 5 में आ गया। इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एरिया जहां पर मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो मतलब केस लॉज वगैरह के थ्रू जिनको डिस्कस किया गया है, तो वो सब चीजें जो है उनमें मेंस में जो क्या बोलते हैं प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। किन किन एरिया से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, उसको जानने का सबसे बेहतर तरीका है, आप यूपी का मेंस का पेपर उठा लीजिए, मध्य प्रदेश का मेंस का पेपर उठा लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब पेपर अगर आप मेंस के पेपर उठा लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें कि जो बच्चा यूपी की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ नए पेपर्स को छोड़ करके बाकी जितना कुछ
हम अगर बात करें कि पुराना जो सिलेबस हुआ करता था, जिस हिसाब से उन लोगों ने तैयारी की, जिन क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व किया, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे आपके। बस थोड़ी सी जो समस्या आती है वो इन कानूनों में आती है कि नए हैं, तो इनमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप ये समझिए कि जो पुराने प्रोविजन रेलेवेंट हुआ करते थे प्रीलिम्स या मेंस में, अभी भी उनकी रेलेवेंसी है, बस जो नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं उनको आप लोगों को देखना अच्छी तरीके से। सर एक यहाँ पे मैं प्रश्न पूछूंगा बच्चों की तरफ से भी। ऐसा सर आपने भी बात की कि वो सारे प्रोविजंस जो पहले नहीं थे पर अब ऐड कर दिए गए हैं। सर मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हाँ, था, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। टेररिज्म नहीं था, हाँ, हाँ, तो सर यानी ये सेक्शंस को तो निश्चित रूप से बिल्कुल उसके सब सेक्शन क्लॉज के साथ। बिल्कुल पढ़ना। और सर एफआईआर में हम एक बदलाव देखते हैं जो अब शायद 173 में है, हाँ, पहले 170 154 हाँ, में हुआ करता था, डिफाइंड आज भी नहीं है। हाँ, डिफाइंड तब पूछता भी नहीं था। था और अब भी नहीं। तो सर उसमें एक चेंज हुआ है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर प्रमा फेसाई लगती हाँ, है तो डिप्टी एसपी, तो इस प्रकार के जितने चेंजेस हुए देखिए हैं क्वेश्चन इसको हाँ हमको क्वेश्चन देखना चाहिए। अच्छा वो एक और भी गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का जिस तरीके से पेपर हुआ तो उन्होंने डेटा में हेर फेर किया। तो वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया, जैसे आपने बोला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जी तो वो इंक्वायरी बच्चे समझ जाते हैं इंक्वायरी, जबकि वो इंक्वायरी नहीं, वो इंक्वायरी ईएन। तो इस टाइप से भी बहुत रख बहुत सकते हैं कि बारीक बात प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शब्द वहां पे लिख दिया गया है इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी करने का जो राइट है जी तो सीआरपीसी और बीएनएसएस में कोई चेंज नहीं हुआ। जी इंक्वायरी केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है या कोर्ट कर सकती है। तो वहां पर अगर इंक्वायरी लिख देते तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती। जी तो इसलिए ईएन से किया गया कि पूछताछ, जिसका हिंदी मतलब होता है पूछताछ करना। पुलिस अधिकारी पूछताछ कर सकता है लेकिन जांच नहीं कर सकता है। अच्छा सर, और एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सर अगर 2023 के हम पेपर पैटर्न को देखेंगे तो सर पिछले साल मतलब 2023 जब दो बार परीक्षा हुई तो जो लोकल लॉस थे, यानी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट और छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, इनमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो सर इस बार का जो पेपर जो एक्सपेक्टेड रहेगा, लोकल लॉस से सर हम कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें? लगभग देखिए 30 प्रश्न। हाँ, लगभग इतना रहेगा। और थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि ये चूँकि नए पेपर्स ऐड हुए हैं, जी तो इनका पार्टिसिपेशन शायद इस बार में बढ़ना चाहिए। ठीक, जी सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे तो पूछे ही जाएँगे, लोकल लॉ से तो पूछे ही जाएँगे, जी लेकिन इधर इन पेपर से चांसेस बन रहे हैं जी। कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और सर कोई एक ऐसा छात्र जिसने अभी पिछले साल एलएलबी पास किया, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव नेचर है और एग्जामिनेशन नेचर, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हुँ, तो सर क्या ये 2 महीने जो है हमारे पास, हुँ, हम मान हो सकता हो ज्यादा भी हो जाए, हो सकता हो कम भी हो जाए, हुँ, पर ऑन एन एवरेज क्योंकि अभी 24 जनवरी तक तो फॉर्म ही किया जाना है, तो लगभग 2 महीना तो मान के चलते हैं। हुँ, तो क्या सर 2 महीने में प्रीलिम्स को ध्यान में रखें, क्योंकि मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, प्रीलिम्स सबसे बड़ी बाधा जो हुँ। फिलहाल नजर आ रही है, तो क्या सर वो किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है? सिर्फ बेयर एक्ट पर ही हमें फोकस करना चाहिए? देखिए प्रीलिम्स के लिए 2 काम करना है। एक तो पुराने जो पेपर्स वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल छत्तीसगढ़ के पेपर आप सॉल्व करिए। आप यूपी का पेपर सॉल्व करिए, बिहार का पेपर सॉल्व करिए, और जो भी स्टेट्स वगैरह हैं हिंदी भाषी, स्पेशली हिंदी भाषी राज्य की बात करें हम, दिल्ली और हरियाणा को अगर छोड़ दें, तो लगभग 6-7 स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, प्लस बेयर एक्ट में जो प्रोविजन है, और प्रोविजन में भी डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, केवल मार्जिनल हेडिंग में क्या कहा गया किस सेक्शन में उसको पढ़ लेना है। और कुछ जो कॉन्सेप्ट वाले हैं सेक्शंस, जैसे 3 सब सेक्शन 5 की हम अगर बात करें, सेक्शन 61 की अगर हम बात करें, तो कुछ सेक्शंस हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये वो सारे जो सेक्शंस वगैरह हैं, इनका कॉन्सेप्ट हमें जानने की जरूरत है। और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की अगर हम बात करें तो इनसे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी बेयर एक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, बेयर एक्ट में भी मार्जिनल हेडिंग केवल अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है सर, और इम्पोर्टेंट केस लॉज जितने भी हो, कॉन्ट्रैक्ट के, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। या जो अभी जो जजमेंट्स आए हैं महत्वपूर्ण, देख अजीज बादशाह के केस को हाँ, रूल किया सुप्रीम कोर्ट। अभी हाँ, जैसे रिसेंट के केसेस वगैरह कई सारे केसेस आए भी, आर्टिकल 25 और 26 का ये जो मैटर चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के कई सारे केसेस आए। तो ये हाँ, और ये वाला जो मैटर आया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी, वगैरह, अजीज तो बादशाह इससे हाँ हाँ, अजीज बासा वाला केस फिर से हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से जो पुराने केसेस वगैरह हैं, कुछ लीडिंग केसेस वगैरह हैं, उनको तो तैयार ही करना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ अच्छी बात ये है कि केसेस भी जो पूछे जाते हैं
जो लीडिंग केसेस हैं पुराने, जैसे मोहरी बीबी का केस है। अब मोहरी बीबी का केस तो पूछा ही जाता है मोसेस मैकफार्लेन, हाँ ये शुक्ला है, जहाँ से जो चीजें, तो कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी बात ये है कि हम रिसेंट केसेस अगर नहीं भी तैयार करते हैं जी, तब भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस सही कर सकते हैं। लेकिन वही बात क्रिमिनल लॉ में अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बात करें, तो आपको पुराने तो तैयार ही करने हैं, लेकिन रिसेंट केसेस को भी फोकस करके चलना पड़ेगा। और सर अंत में सर ये जो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि यहाँ पर वाइवा वॉस है, हाँ तो सर पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, क्योंकि नोटिफिकेशन है आधिकारिक है, तो सर वाइवा वॉस का क्या तीनों में सर अर्थ मतलब होता है? हाँ, देखिए अगर हम बात करें कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं साक्षात्कार, कि किन किन चीजों को आपने इस एज तक महसूस किया है, किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया, वो उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या सर्कमस्टेंस, इसके अलावा में जैसे प्रीवियसली आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कि किसी बच्चे ने साइंस में भी अगर पढ़ रखा, तो वो सारी चीजें जो होंगी वो आपके साक्षात्कार का पार्ट हो सकती हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो साक्षात्कार का पार्ट हो सकता है। लेकिन जब हम स्पेशली वाइवा पे जाएंगे, तो वाइवा का मतलब ये होगा कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित विषय से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी साक्षात्कार ये बिल्कुल साक्षात्कार का दायरा बढ़ जाता है। जबकि हम वाइवा की बात करेंगे तो वो केवल और केवल सब्जेक्ट पे ही रहता है, कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह ना के बराबर पूछे जाने के चांसेस। सर एक इसमें सिलेबस में एक थोड़ा सा चेंज और है जो सबसे लास्ट में ऐड कर दिया गया है, वो है जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। यानी जो छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है, और जो कि जाहिर सी बात है अगर हम छत्तीसगढ़ में हम सेवा करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं न्यायिक सेवा में वहां की, तो हमें पता होना चाहिए जानकारी, बॉर्डर्स, महत्वपूर्ण योजनाएं, क्या इतिहास है। तो ये इसके लिए सर हमारे ख्याल से जो जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट से हम डेटा ले लें, और जो वहां की करंट अफेयर्स का जो किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जीएस नहीं पढ़ना, आपको छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, यानी उसके बॉर्डरिंग स्टेट्स, कितने जनपद हैं, कितने मंडल हैं, वर्तमान सरकार किसकी है, पहले मुख्यमंत्री कौन से थे, वहां के त्योहार कौन कौन से हैं, वहां के लोकगीत कौन कौन से हैं, उसी के साथ वहां पर हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ, वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, कितनी बड़ी बेंच है, ये तमाम चीजें, और जो प्रमुख योजनाएं रही हैं या कुछ विवादित विषय जो राज्य से जुड़े रहे, जैसे आप अगर आपको ध्यान होगा एक सलवा जुडूम एक नक्सलियों से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन था, और अब ऐसे तमाम चीजें आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए, इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने के लिए। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो से बहुत सारा लाभ आपको मिला होगा। आप एक एक आइडिया देने का हमने प्रयास किया कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, और आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।